नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार राजनाथ सिंह ने पीओके के लोगों को दिया भारत आने का ऑफर। जी हां दोस्तों, अब भारत में मिल जाएगा गुलाम कश्मीर। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पुतिन ने मध्यस्थता के लिए लिया भारत का नाम, तो मोदी ने आनन फानन में एनएसए अजीत डोभाल को भेजा रूस। खबर में आगे जिक्र होगा कि पाकिस्तान की होगी जांच, अगर गलत मिली तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीनने की आएगी नौबत। खबर में आगे जिक्र होगा कि उपचुनाव से पहले विपक्षी दलों को झटका देने की तैयारी में भाजपा, नई घोषणाओं से बढ़ेगी सियासी हलचल। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि सीएम योगी ने खोल दिया है पिटारा, यूपी के 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कर दिया है ऐलान। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार राजनाथ सिंह ने पीओके के लोगों को दिया भारत आने का ऑफर। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बंद कर दे तो भारत उसके साथ बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। रामबन जिले की बनिहाल विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम भट्ट के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने पड़ोसी देश को यह ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को लोगों की परेशानी दूर करने और क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए हटाया गया। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी सत्ता में है, यह आर्टिकल बहाल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पाकिस्तान से बातचीत का आह्वान किया है। इन पार्टियों का नाम लिए बिना राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से बात करें। मैं उनसे कहना चाहता हूं, पाकिस्तान को आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। सिंह ने रैली में कहा कि कौन पड़ोसी देश के साथ संबंध सुधारना नहीं चाहेगा, क्योंकि मैं इस वास्तविकता को जानता हूं कि आप अपने मित्र को बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं। हम पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें आतंकवाद को रोकना होगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुतिन ने मध्यस्थता के लिए लिया भारत का नाम, मोदी ने आनन फानन में एनएसए डोभाल को भेजा रूस। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच 900 से अधिक दिनों से जंग जारी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि एनएसए डोभाल भारत का शांति प्रस्ताव लेकर रूस के दौरे पर जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी डोभाल मुलाकात करेंगे। जब पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बात की थी, उसी दौरान पीएम मोदी ने एनएसए को रूस दौरे पर भेजने की बात कही थी। आपको बता दें कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने में जुटा है और हर पक्ष से बातचीत कर रहा है। अजीत डोभाल ब्रिक्स देशों के एनएसए स्तर की बैठक में हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही संभावना ये भी जताई जा रही है कि ब्रिक्स बैठक के साइडलाइन में वो रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने की दिशा में शांति प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। डोभाल की यात्रा इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वो भी मौजूद थे। 23 अगस्त को ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि इस जंग को केवल भारत ही रुकवा सकता है, क्योंकि पुतिन पर भारत का काफी प्रभाव है। और इस बयान के करीब 15 दिनों के भीतर पुतिन ने भारत को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिससे रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशें शुरू हो सकती हैं। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि वो जंग के बीच यूक्रेन से बातचीत को तैयार हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत को वो तैयार हो सकते हैं। मध्यस्थता के लिए उन्हें 3 देशों के नाम भारत, चीन और ब्राजील लिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान की होगी जांच, अगर गलती मिली तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीनने की आ जाएगी नौबत। जी हां दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन अगले साल पाकिस्तान में होना है। कराची, रावलपिंडी और लाहौर में स्थित मैदानों का नवीकरण करने की प्रक्रिया काफी समय से पूरी हो गई है और इन तैयारियों के बीच अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से एक प्रतिनिधिमंडल तैयारियों का जायजा लेने पाकिस्तान आने वाला है। और इस प्रतिनिधिमंडल में आईसीसी के कई विभागों के अधिकारी शामिल होंगे, जो टूर्नामेंट शेड्यूल से लेकर प्रैक्टिस मैच और वेन्यू संबंधित कई विषयों पर परखेंगे। और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी मैदान में कितना काम हो चुका है और अन्य विषयों की भी विस्तृत जानकारी सामने रखेंगे। सूत्रों की माने तो आईसीसी अगले 2 दिन के अंदर पीसीबी को अंतिम शेड्यूल की कॉपी दे सकता है। वहीं आईसीसी के अधिकारी उन तीनों मैदानों की परख करेंगे जिनमें चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेले जाने हैं। और इस बीच पाकिस्तान में टिकटों की बिक्री भी समस्या बनी हुई है और इस विषय पर भी अधिकारी गौर करने वाले हैं। कुछ हफ्तों पहले आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के संबंध में पीसीबी को 1280 करोड़ रुपए आवंटित किए थे और इस रकम के जरिए कराची, रावलपिंडी और लाहौर में स्थित क्रिकेट मैदानों का नवीकरण किया जाना था। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले फरवरी और मार्च महीने में
खेले जाने हैं। भारत और पाकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है। ये भी बता दें कि हाल ही में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा था कि जब तक आतंकवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान से बातचीत बिल्कुल संभव नहीं है। और इस बयान को ऐसे संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि भारत सरकार शायद टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं भेजे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उपचुनाव से पहले विपक्षी दलों को झटका देने की तैयारी में बीजेपी, नई घोषणा से बढ़ेगी सियासी हलचल। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले सदस्यता अभियान को सफल बनाने में भाजपा नेता जुट गए हैं। सदस्यता अभियान के दौरान ही विपक्षी दलों में सेंध लगाने की तैयारी भी भाजपा ने की है, जिससे कि उपचुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर किया जा सके। आने वाले दिनों में विपक्ष के कई स्थानीय नेताओं को भाजपा में शामिल किया जा सकता है। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर पिछले 2 बार हुए उपचुनाव में भाजपा का कब्जा रहा है। यहां पर पार्टी के प्रत्याशी अतुल गर्ग ने भारी मतों से जीत हासिल की और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अतुल गर्ग को गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया। चुनाव में जीत हासिल कर अतुल गर्ग संसद निर्वाचित हुए और विधायक पद से इस्तीफा दिया, जिस कारण गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट खाली हो गई है। और इस सीट पर पहले 2004 में उपचुनाव हुआ था, जिससे भाजपा प्रत्याशी सुनीता दयाल को हार का सामना करना पड़ा था और सपा प्रत्याशी को जीत मिली थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी ने खोल दिया पिटारा, यूपी के 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कर दिया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन कल्याणकारी 12 अरब 31 करोड़ रुपए की 6,778 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए पिछले आगमन के दौरान खेल मैदान दिया था और इस बार सीएम ने खिलाड़ियों को खेल किट सौंपा है, जिसके बाद सीएम योगी ने उपस्थित जनता को सरकार के कामकाज का हिसाब देते हुए नीतियों संग मंशा से अवगत कराया। वहीं दोस्तों सीएम ने कहा कि सरकार ने 6.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा किया है और पुलिस में 60,200 युवाओं की भर्ती गतिमान है। इसके संपन्न होते ही 40,000 पुलिस कर्मियों की नई भर्ती होगी। दोनों भर्तियों में 25,000 बेटियों को पुलिस की वर्दी पहनाएंगे। अधीनस्थ चयन आयोग से 40,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। शिक्षा विभाग में नौकरियां देने की तैयारी चल रही है। सरकारी विभागों में 2 लाख युवाओं की भर्ती होने वाली है। युवा तैयारियों में जुट जाएं। निजी क्षेत्र में 40 लाख करोड़ के निवेश से 1.5 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगी, जबकि स्वरोजगार के लिए युवाओं को पहले चरण में 5 लाख रुपए तथा दूसरे चरण में 10 लाख रुपए से ब्याज मुक्त लोन मिलेगा और होनहारों को प्रशिक्षण के साथ नौकरी मिलेगा। इसके लिए नियोक्ता कंपनी तथा सरकार आधा आधा मानदेय देगी। जनसभा में विपक्षी दल सपा और कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि विकास, रोजगार व सुरक्षा से कोई वास्ता नहीं है। जातिवाद के नाम पर सभी को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश में डिवीजन जिलों की सीमाओं का होगा पुनर्निर्धारण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नए जिला और तहसील बनने के कारण सीमाएं घट बढ़ गई हैं। कोई डिवीजन बहुत बड़ा हो गया है तो कोई छोटा हो गया है। यही कंडीशन अब जिलों को लेकर भी है और इससे आमजन और राजस्व प्रशासन में आ रही परेशानियों को देखते हुए डिवीजन, जिला और तहसील की सीमाओं को पुनर्निर्धारण किया जाएगा। सीमाओं का सही से निर्धारण होने से आमजन के साथ ही राजस्व प्रशासन को भी आसानी होगी। इसके लिए सरकार ने परिसीमन आयोग बनाया है। सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को इसका सदस्य बनाया है, जो डिवीजन और जिला का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आयोग बनने की जानकारी देते हुए कहा कि जब हमने सरकार बनाई तो इस बात पर ध्यान दिया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य होने के नाते मध्य प्रदेश का अपना क्षेत्रफल तो है, लेकिन इस समय के साथ इसमें कुछ कठिनाइयां भी हैं। जिले तो बढ़ गए लेकिन जिलों की सीमाओं को लेकर कई विसंगतियां हैं। सागर, इंदौर, धार ऐसे जिले हैं जिनमें बड़ी परेशानियां हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम नीतीश की सुरक्षा में चूक, कार्यक्रम से वापस जाने से पहले ही गिरा गेट। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। सीएम पटना के बाढ़ इलाकों में 2 सरकारी बिल्डिंगों का उद्घाटन करने आए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही उनका काफिला वापस निकलने वाला था, उसी दौरान कार्यक्रम स्थल पर सड़क किनारे बना गेट हवा के झोंके से गिर गया। नीतीश कुमार बाढ़ के बेलची प्रखंड में नवनिर्मित प्रखंड और पुलिस थाना भवन का उद्घाटन करने आए थे। दोनों बिल्डिंगों का उद्घाटन करने के बाद जब मुख्यमंत्री का काफिला निकलने ही वाला था कि उसी दौरान सड़क किनारे बना वेलकम गेट हवा के झोंके से धराशायी हो गया। इस घटना को मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक बताया जा रहा है। दोस्तों, हालांकि मौके पर मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने कपड़े से बने गेट को जल्द ही सीधा कर दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री का कारकेड और काफिला वहां से सकुशल मोकामा की ओर
रवाना हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जैसे ही सीएम नीतीश का काफिला कार्यक्रम स्थल से निकलने के लिए वेलकम गेट के पास पहुंचा, वैसे ही वहां लगा गेट गिर गया और इस वजह से सीएम का काफिला कुछ देर तक रुका रहा। हालांकि वहां मौजूद जेडीयू कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों ने जल्द ही गेट को सीधा कर दिया और काफिला रवाना हो सका। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ किया समझौता। सुखोई 30 मार्क 1 जेट के इंजन के लिए 26,000 करोड़ रुपए की डील। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना के मजबूत विमान सुखोई 30 मार्क 1 विमान के लिए रक्षा मंत्रालय ने 240 एरो इंजन की खरीद के लिए सरकारी एरोस्पेस प्रमुख हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 26,000 करोड़ रुपए का सौदा किया। जानकारी के मुताबिक एरो इंजन का निर्माण एचएएल के कोरापुट डिवीजन की तरफ से किया जाएगा और उम्मीद है कि ये सुखोई 30 बेड़े की परिचालन क्षमता को बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना की जरूरत को पूरा करेगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत पहल का बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्रालय ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में सुखोई 30 मार्क 1 विमान के लिए 240 AL-31FP एरो इंजन के लिए एचएएल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रक्षा सचिव गिरिधर अरामने और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की उपस्थिति में मंत्रालय और एचएएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आत्मनिर्भर जो है वो भारत रक्षा के क्षेत्र में बनता जा रहा है और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर उभर रहा है भारत। तो आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की स्थिति गंभीर, मेदांता में भर्ती। जी हाँ दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ गई है और उनको लखनऊ के मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर की एक टीम उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत में कोई सुधार नहीं होने पर लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले उनका इलाज ग्वालियर में चल रहा था। यहाँ उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं देखने को मिला, जिसके बाद उनको लखनऊ में भर्ती कराया गया है। मेदांता अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार अयोध्या के महंत नृत्य गोपाल दास को 8 सितंबर को शाम 6:30 बजे मेदांता अस्पताल में यूरिनरी समस्या और मुंह के रास्ते कम आहार लेने की समस्या के चलते आईसीयू में डॉक्टर दिलीप दुबे की निगरानी में भर्ती किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राम मंदिर को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। मोदी सरकार की जमकर की सराहना। कहा, विदेश में पहले मुझे विदेश में कोई नहीं पूछता था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में सदस्यता अभियान चलाया। विधानसभा एक में सैकड़ों की संख्या में लोग भाजपा के सदस्य बने। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर समेत कई मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दूसरी राजनीतिक पार्टी कुर्सी के लिए काम करती है, भाजपा देश की तरक्की के लिए काम करती है। वहीं राम मंदिर को लेकर कहा कि मंदिर बनाने के लिए सरकार ने रोका और हज हाउस बनाने के लिए पैसा दिया। वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार की जमकर सराहना करते हुए कहा कि पहले मुझे विदेश में कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज कार्यक्रम में बुलाया जाता है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदस्यता अभियान कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बाकी दल कुर्सी के लिए काम करती है, हम कुर्सी की चिंता नहीं करते। उस समय राम मंदिर आंदोलन हुआ था, पटवा जी मुख्यमंत्री थे और मैं विधायक, और उस समय केंद्र की मिली जुली सरकार थी। उन्हें कहा गया कि राम मंदिर का विरोध करो, लिख कर दो, वरना कुर्सी छोड़ो। उन्होंने कुर्सी को ठोकर मारकर मंदिर को स्वीकार किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 11 से 13 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी करेगी योगी सरकार। पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश 11 से 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी करने जा रहा है। भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने में मदद करने के लिए सेमी और में से म्यूनचेन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ELCINA के साथ इस कार्यक्रम के लिए साझेदारी कर रहे हैं। 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बृहद कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। पीएम मोदी ने पैरा ओलंपिक में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को बताया विशेष और ऐतिहासिक। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए पेरिस पैरा ओलंपिक काफी ऐतिहासिक रहा। देश के पैरा एथलीटों ने कुल 29 मेडल अपने नाम किए और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीटों की सराहना की। प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैरा एथलीटों के खेल के प्रति समर्पण और अदम्य साहस की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि पैरा ओलंपिक 2024 विशेष और ऐतिहासिक रहा। भारत बहुत खुश है कि हमारे अविश्वसनीय पैरा एथलीटों ने 29 पदक जीते हैं, जो खेलों में भारत की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। ये उपलब्धि हमारे एथलीटों के अटूट समर्पण और अदम्य साहस के कारण है। उनके खेल प्रदर्शन ने हमें याद करने के लिए कई पल दिए हैं और कई आने वाले एथलीटों को प्रेरित किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चांद पर होने वाला है कमाल, भारत चीन साथ करेंगे काम, मिलकर बनाएं न्यूक्लियर प्लांट। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन साथ मिलकर काम करने वाले हैं। खबर है कि चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए दोनों देश रूस के साथ काम करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर भारत या चीन सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खास बात है कि ये ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत साल 2040 तक चांद पर इंसान को भेजने और बेस स्थापित करने की योजना बना रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट में रूसी एजेंसी तास के हवालों से बताया गया है कि इस बात का जिक्र रेसोटोम चीन एलेक्सी लेखाचेव ने किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एमपॉक्स पर केंद्र ने जारी किया कोरोना जैसा अलर्ट, एयरपोर्ट पर बढ़ाई निगरानी और आइसोलेशन व कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की दी सलाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में एमपॉक्स का संदिग्ध केस सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी केंद्र स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने जारी की है। हवाई अड्डे पर भी सतर्कता बढ़ाई जाएगी। संदिग्ध मरीज के सामने आने पर तुरंत उसकी जांच की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को संदिग्ध एमपॉक्स मरीजों की जांच करने, संक्रमण की पुष्टि होने पर आइसोलेट करने और संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए संपर्क का पता लगाने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि एनआईवी पुणे की जांच में एक भी पुष्ट मामला सामने नहीं आया है। हवाई अड्डे पर संदिग्ध मरीज मिलने पर तुरंत स्वास्थ्य जांच केंद्र का निर्देश दिया गया है और राज्य एड्स नियंत्रण समितियों से भी एमपॉक्स के संबंध में जागरूकता बढ़ाने की अपील की गई है। एडवाइजरी में संदिग्ध और पुष्ट मामलों के सामने आने पर आइसोलेट करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। संदिग्ध मरीज की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने की सलाह भी दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव के लिए अमित शाह ने कसी कमर, शिंदे, फडणवीस और अजित पवार के साथ की अहम बैठक। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अगले महीने होने की उम्मीद है और इसके चलते सत्तारूढ़ शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के महायुति गठबंधन ने सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी चुनावों की रणनीति को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार देर शाम मुंबई आए। और दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार के साथ रविवार देर रात अहम बैठक की। महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर आए शाह ने सह्याद्री राजकीय अतिथि गृह में शिंदे, फडणवीस और पवार से मुलाकात की। शाह इसी अतिथि गृह में ठहरे हुए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी सूत्रों ने बताया कि बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई। इस दौरान एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से एक दूसरे को लेकर हाल ही में दिए गए विवादास्पद बयानों पर भी चर्चा होने की खबर है। अमित शाह ने राज्य के बीजेपी नेताओं के साथ की एक अलग बैठक की। दोस्तों इस दौरान शाह की पार्टी नेताओं को सार्वजनिक विवादों से बचने और जनता के सामने एकजुट छवि बनाए रखने की सलाह भी सामने आई। उन्होंने जीतने की क्षमता वाले उम्मीदवारों के चयन और विरोधियों की झूठी कहानियों का मुकाबला करने पर जोर भी दिया। इस दौरान शाह ने यह भी कहा कि कुछ बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है और उन सीटों के संबंध में निर्णय तदनुसार लिया जाएगा। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार, पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन समेत राज्य के बड़े बीजेपी नेता थे। अमित शाह ने मुंबई के मशहूर गणपति लाल बाग के राजा के दर्शन भी किए। तो दोस्तों महाराष्ट्र में किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और ऐसे में चुनावी मोड में तमाम पार्टियां आ गई हैं और अमित शाह ने यहां पर दौरा भी कर लिया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दोबारा महाराष्ट्र में सरकार बनाने में कामयाब होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।